वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? ये टॉपिक कुछ नहीं है। ये टॉपिक एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपको डायरेक्ट टैक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन देने की। अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि एग्ज़ाम में मतलब कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं। जैसे डायरेक्ट टैक्स मोस्ट ऑफ लोगों को क्या लगता है कि टफ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है। हमारे पास जो इनकम के सोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके अंदर कन्फ्यूज़न भी बहुत सी है कि कितना एग्जाम मतलब हमें कितना डिडक्शन मिलेगा, फिर कितना एग्जाम्प्ट है अमाउंट, कितने पे टैक्स लगेगा और कौन सा अमाउंट पे नहीं लगेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लगता है और नॉन गवर्नमेंट है तो नहीं लगता है। ग्रेच्युटी क्या होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होती है। देन उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग सोर्सेस से इनकम आते हैं। हमें लॉटरी में अमाउंट विन होता है, हमारे हाउस प्रॉपर्टी से हमारे पास इनकम आती है, मतलब ऑल दिस। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूज़न आती है। जैसे कि हम चैप्टर अगर डायरेक्ट टैक्स की हम बुक लेते हैं तो बुक लेकर, इतनी मोटी बुक लेकर सबको ऐसा लगता है बस क्या यार कितना पढ़ेंगे, बट एक्चुअल में देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स ईजी है अगर हम उसके कंसेप्ट के थ्रू पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं सब्जेक्ट सर। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये सब्जेक्ट सिर्फ हमारा टीवाई में नहीं आ रहा है। मतलब जैसे जो स्टूडेंट टीवाई दे रहे हैं वो सोचते हैं कि टीवाई में 5th सेम में सिर्फ आ रहा है, ऐसा नहीं है। जब हम टीवाई दे रहे तो भी आएगा। हम अगर एमकॉम करते हैं, मास्टर्स इन कॉमर्स, तभी भी आपको ये आ जाता है डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, आपको आगे भी ये सब्जेक्ट देखने मिलता है। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट वाइज ऐसा नहीं है जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि हाँ स्कूल में मैथमेटिक्स आता है, हिस्ट्री कहाँ रियल लाइफ में यूज़ होती है, ये बात सब लोग क्वेश्चन में पूछते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट का वैसा सीन ही नहीं है। यहाँ क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स आपको रियल लाइफ में भी आपको मिलेगा। अब डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जैसे कि मैंने आपके लिए एक और वीडियो बना कर रखी हूँ डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग, कि डायरेक्ट टैक्स में पर्सन क्या होता है, टैक्स कौन पे करता है, डायरेक्ट टैक्स किन चीज़ों पे लगता है, देन उसके बाद उसको कौन पे करता है कौन नहीं पे करता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे जो सब्जेक्ट है। अभी डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का रहता है, पहले सिलेबस वाइज देखते थे तो 75 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कितने मार्क्स का आता है, अब आता है 100 मार्क्स। यहाँ इंटरनल मार्क्स को डिवाइड करने का जो रहता है, अलग अलग कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटी के बेसिस पे कैसा रहता है कि डिवाइड किया जाता है कि कितना मार्क्स इंटरनल का आएगा और कितना मार्क्स एक्चुअल एग्जाम होगा। वो सब साइड में रखकर अगर हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम देखते हैं कि रेसिडेंट, डिटरमाइन रेसिडेंट, ये करके सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें हमें पर्सन का क्या करना पड़ता है, रेसिडेंटल स्टेटस को डिटरमाइन करना रहता है, बताना रहता है। जैसे कि अभी आप क्या लगते हो, हमारे पास रेसिडेंट मतलब क्या होता है, किसी कंट्री में रहने वाला जो पर्सन है वो उस कंट्री के लिए रेसिडेंट है या नहीं है। अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हो। मैंने आपको क्या करूँगी, आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। उसके आगे हम ये चलते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और वो 15 मार्क्स का आपको आ जाएगा एग्जाम में। अगर 15 मार्क्स का नहीं भी आता है बट आ जाएगा ऑप्शन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रहता है और ए और बी रहता है, तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा वो रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट वाला, कि आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना रहेगा डिटरमाइन रेसिडेंटल स्टेटस। कोई भी क्वेश्चन करके ऐसा आ जाएगा कि हाँ एक पर्सन का क्या करो, रेसिडेंटल स्टेटस डिटरमाइन कर। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है, आपको कोई और वीडियो चाहिए रहेगी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने स्टेटस कैसे डिटरमाइन करना है वो बता दिया, लेकिन उसके ऊपर सम्स करके मैंने नहीं बताया। अगर आपको सम्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अभी आप यहाँ आते कि ये 15 मार्क्स का तो डिसाइड हो गया, लेकिन अभी और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे इसमें ए आता है और साथ में बी आता है। ए का तो 15 मार्क्स हम लोग ने रेसिडेंटल स्टेटस से ले लिया, बी में क्या आता है अब यहाँ कंफर्म नहीं रहता है। बी में क्या आ सकता है, बी में आपका आ सकता है कि डिटरमाइन करो कि पर्सन कौन है। अब पर्सन कौन है, जैसे कि 2 नाम दे दिया, रमेश एंड सुरेश। ये क्या है, रमेश और सुरेश अगर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म। दैन उसके बाद अगर बोल रहा है कि एक फैमिली है, हिंदू फैमिली, जैसे कोई मॉम डैड और बच्चे का नाम देकर बता दिया, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है। दैन उसके बाद अगर फिर आता है कि हाँ कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं
और उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनवाई है डेफिनेशन, जिसके अंदर मैंने असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सब का डेफिनेशन दिया है। वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप चेक कर सकते हो। यहाँ आ जाता है, अगर ये नहीं रहता है तो इसकी जगह पे क्या रहेगा, इसकी जगह पे ऐसा रहेगा कि आपको इनकम दी रहेगी, इनकम फ्रॉम सैलरी का कोई सम्स रहेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब एक इनकम दी रहेगी मिस्टर ए किसी भी जेन्युइन कोई भी एक पर्सन ले लो, कॉमन पर्सन, जैसे कि कोई एक मिस्टर ए है, उसके पास सैलरी से इनकम आई है, बेसिक सैलरी 10,000 या 15,000 है। देन उसके बाद डीए कुछ अलग मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ और मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ और मिल रहा है, ग्रेचुटी मिली या नहीं मिली, पेंशन दिया हुआ है, रिटायरमेंट का, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर देगी, क्वेश्चन में दे देगी और आपको बोलेगी कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, कि उसको एक्चुअल जो सैलरी से इनकम है वो कितनी है। उसके अंदर ऐसा रहता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि हाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बाहर की डाल देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय मतलब हम अगर वर्क कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉय है, और जो हमें जिसके यहाँ हम वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर है। अब हमें जो सैलरी मिल रही है उसमें से अगर उसने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया, या मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, या मेरा हेल्थ इश्यू था, तो उसके ऊपर अगर उसने कुछ पैसा पे किया, तो क्या वो भी मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा या नहीं? या मेरे को ऑफिस से मेरे हाउस मिला है रहने के लिए, जो कुछ भी कार मिली है, ड्राइवर मिला है जो मेरे को क्या करता है ऑफिस छोड़ता जाता है, तो क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है? उसका अमाउंट जो आएगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा या नहीं? ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब उसके अंदर ऐसा अमाउंट तो दिया रहेगा, अब आपको डिफाइन करके इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना रहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहता है, यहाँ रहता है मोस्टली जो कंपटीशन, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है आपको, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम से ये समझ में आता है कि आपके पास जो ओवरऑल एक पर्सन है, एक पर्सन के पास ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर आप हो तो आपके पास अभी जैसे आप हो, आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास इनकम सिर्फ एक ही सोर्स से आ रही है। हो सकता है पापा ने कुछ गिफ्ट किया, मम्मी से आपको पॉकेट मनी मिली, भाई ने कुछ गिफ्ट किया, या तो फिर टीचर से अमाउंट मिल गया कुछ ऐसा गिफ्ट एंड ऑल, और फिर फ्रेंड्स लोग से पार्टी करके, मतलब कहीं भी अलग अलग सोर्सेज से आपके पास इनकम आ रही है। आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको इनकम आ रही है, लॉटरी से आपको कुछ इनकम आ गई। ऐसे स्टूडेंट हमें लॉटरी से मिल सकता है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर यहाँ से भी इनकम आई। या तो फिर गवर्नमेंट, अगर आपने कुछ क्या किया, अच्छे मार्क्स स्कोर किए और गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, कुछ अमाउंट ऐसा रिवॉर्ड दिया, तो वो भी तो इनकम है। अब क्या वो इनकम जो ओवरऑल आपकी इनकम रहेगी, उसको जब हम लोग क्या करें, कंप्यूट करें, कैलकुलेट करें, तो कितनी इनकम हुई है आपकी, जो टोटल इनकम है वो कितनी टैक्सेबल रहती है, कितनी नहीं रहती, वहाँ हम क्या करते, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करते, हम कंप्यूट करते कि ओवरऑल कितनी इनकम क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में अभी जैसे मैंने बताया कि इतनी सारी इनकम रहती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से एक सम्स आ जाएगा, और करके उसमें भी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम रहेगा। मतलब ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से लेकर हमें अराउंड नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम 45 मार्क्स के सम्स मिल जाते, तो तुम समझ सकते हो ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सिलेबस रहता है। और थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मिल जाते, मतलब बहुत सारी चीज़ें। यहाँ ओवरऑल हमारा सम जब ख़त्म होता है 15 मार्क्स के करके, हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकती है। जैसे 3 हेड आती है, मोस्टली 3 हेड से ज़्यादा जल्दी दिया नहीं जाता है, या मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 दिया जाता है, उससे ज़्यादा किया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें भी एडजस्टमेंट आ जाते हैं। तो एक हेड का 5 मार्क्स दे दिया जाता है। अब वो हेड क्या होता है, अभी न्यू है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिव लगेगा कि हाँ क्या जा रहा है सर के ऊपर से, लेकिन अगर धीरे धीरे सम्स करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस ओवरऑल आपको रिव्यू दे रही हूँ कि हाँ किस तरीके से हमें आगे स्टडी करना है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है और मैं क्या पढ़ाना चाहती हूँ आपको ये समझ में आ रहा है, और अगर आपको पढ़ना है मेरे थ्रू, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आगे और अच्छे से डिटेल में बताऊँगी और एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास चैप्टर बहुत ज़्यादा है। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में हमारे पास सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी।
अब इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, ये तो सबको समझ में आता होगा ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है। कि जो सैलरी एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जहाँ रिलेशन होता है वो हो जाता है, वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी में मैंने जैसे बताया बहुत सारी चीज़ें आती है। बेसिक सैलरी आती है, डीएनएस अलावेंस आता है, एंटरटेनमेंट अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, ग्रेचुटी का अमाउंट, पेंशन का अमाउंट, लीव इनकैशमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे हमें मिल जाएगा। फिर उसमें से प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट करना रहता है, कितना हमें उसके ऊपर एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या रहता है, कौन से सेक्शन में आकर कितने अमाउंट पे टैक्स लगता है और कौन सा एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल रहेगा नहीं रहेगा, वो हम इस हेड में पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी जब स्टार्ट करेंगे। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। वैसे डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट आते रहती है। जैसे कि अगर ग्रेचुटी का पहले लिमिट देखेंगे तो हम लोग 2018 के पहले ग्रेचुटी की जो लिमिट थी वो 10 लाख थी, क्या मैक्सिमम 10 लाख, लेकिन अभी उस लिमिट को इन्हांस कर दिया गया और कितना कर दिया गया, 20 लाख। तो इस तरीके से चेंजेस आते रहते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में अपन ये पढ़ेंगे कि हाँ हमें करना क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी से कौन कौन सी इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाता है, कौन कौन सी इनकम को कितना एग्जेम्प्ट है, कहाँ डिडक्शन मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। ओके, आगे फिर देन इनकम फ्रॉम सैलरी हुआ। उसके बाद हमारे पास और भी जगह से इनकम आती है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका हाउस है, मतलब अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो तो आपका घर है, लेकिन कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा घर होते हैं। अब एक इंसान एक के साथ 4 घर में तो रह नहीं सकता है, तो वो अपने हाउस को क्या कर देता है, लीज, रेंट पे दे देता है। जब वो रेंट पे देता है और उसको रेंट के थ्रू जो इनकम होती है उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हमारे पास जो सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब जो हम खुद के यूज़ के लिए रह रहे हैं, उस घर के अमाउंट पे तो हम तो किसी को भाड़ा दे नहीं रहे, तो उस अमाउंट पे कहीं भी टैक्सेबल नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन में वो अमाउंट भी दिया रहेगा कि हाँ मिस्टर ए है, उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है वो दिल्ली में है और उसने जो रेंट पे दिया है वो मुंबई में है, ऐसा करके आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ ज़ीरो ले लेना है, और जो आगे मैं बताऊंगी, लेकिन उसके ऊपर हमें डिडक्शन का एक अमाउंट मिल जाता है जो बेनिफिट है। तो उस तरीके से हमें रेंट का अमाउंट है। फिर उसके बाद डीम टू बी लेट आउट, यहाँ क्या, लेट आउट मतलब भाड़े पे देना। ओके, तो यहाँ डीम टू बी लेट आउट का मतलब हो जाता है कि अगर समझो तुम्हारे पास 2 घर है जो तुमने एक को भाड़े पे दिया और एक खाली पड़ा है, तो उसको माना जाएगा कि वो भी क्या हो जाएगा, डीम टू बी लेट आउट, कि उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स माना जाएगा। एक म्युनिसिपल अमाउंट रहता है, मैं आपको आगे सम्स में बताऊंगी, तो ऐसा पे करना पड़ता है। ओके, तो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यह आ गया कि हमने रेंट पे जो देकर और उससे जो इनकम मिल रही है उसको हमने बोल दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास वापस आती है, अब क्या आता है, अब आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमारे पास आती है, जैसे डिविडेंड से हमें इनकम मिल रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट से हमें इनकम मिल रही है तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ, तो जिस तरीके से अगर समझो इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, कि हॉर्स का, घोड़ों का जब रेस लगता है, हम लोग ने पैसा लगाया और वहाँ से इनकम मिल रही है, तो वो भी हो गया। कैमल रेस, उससे भी हो गया। गैम्बलिंग, मतलब उससे पजल पे अगर आप पैसा, मतलब किसी भी तरीके से आप अगर गेम वेम में पैसा डाल कर, लॉटरी के थ्रू, और फिर आपके पास जो इनकम आ रही है वो सारी आपकी आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको आगे डीप में बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझो। फिर उसके अंदर भी लिमिट रहती है कि हाँ कौन सा टैक्सेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कितने अमाउंट तक रहेगा, कितने अमाउंट तक नहीं रहेगा, और वो कौन से सेक्शन में आता है। ओवरऑल मैं इतना बता दूं कि सेक्शन कभी भी लिखना मत, अगर आपको प्रॉपर याद है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है कौन से सेक्शन के अंदर, तो ही लिखना, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखोगे आधे मार्क्स कम होएंगे, एक सम्स में से नहीं, मतलब ओवरऑल तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होएगा, लेकिन सही डालना अगर लिख रहे हो तो। आगे आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद हमारे पास आ रहा है इनकम फ्रॉम क्या,
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होता है? यहाँ होता है कि अगर समझो कैपिटल गेन से क्या समझ में आता है, अगर आपने कोई मशीनरी, कैपिटल गेन मतलब बिल्डिंग की प्राइस बढ़ गई, कैपिटल गेन। घर मैंने लिया था 10 लाख का और अभी हो गया 50 लाख का, कैपिटल गेन। कोई मशीनरी मैंने ली थी, समझो वो 10,000 की थी, अभी हो गई 50,000। वैसे तो अमाउंट डेप्रिशिएट होता है मशीनरी का, बट एग्जाम्पल। देन उसके बाद गोल्ड्स और भी बहुत सारे हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर काउंट होती है कैपिटल गेन में और कुछ चीज़ें नहीं होती है, जैसे शेयर्स वगैरह होगी या नहीं होगी, हमारे पास हमारे ज्वेलरीज है वो काउंट होगी या नहीं होगी, तो मैं आगे डिप में बताऊंगी। अभी इतना समझ जाओ कि कैपिटल गेन्स में हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कैपिटल गेन के थ्रू कितनी इनकम आई है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब, अब यहाँ होता है अगर आपकी एक किराने की स्टोर है और उस किराने की स्टोर पे या कुछ भी आपका कोई छोटा सा बिजनेस है जिसमें आप बिजनेस स्टार्ट किए हो, सोल ट्रेडर हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कुछ भी हो, और वहाँ आप बिजनेस करके आपको क्या हो रहा है, इनकम वहाँ से आप जनरेट कर रहे हो, तो वहाँ इनकम कितनी टैक्सेबल रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, कौन सा कैलकुलेट करना है, कौन सा नहीं करना है, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इन सारे हेड में। मतलब अलग अलग तरीके से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एक एक हेड करके कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अब क्वेश्चन जब आता है ना, तो ये बात याद रखिए, या तो ये आएगा, इन दोनों को साथ में दिया जाएगा टोटल कंपटीशन में, या तो ये दोनों को साथ में दिया जाएगा या इन दोनों को दिया जाएगा। मतलब किसी को भी मिक्स करके कुछ ना कुछ एक दो एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से मोस्ट ऑफ द टाइम उठा ही लेते, एक दो डाल देते हैं कि डिविडेंड से इतना अमाउंट मिला है, एक एडजस्टमेंट में मतलब एक लाइन डाल देते शॉर्ट में। अब आपको समझने की ज़रूरत है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है या उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालना है, क्या वो टैक्सेबल रहेगा या नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझो कि यहाँ से आपको क्या किया जाएगा, दो हेड उठाया जाएगा, जब टोटल कंपटीशन होएगा तो कैसा किया जाएगा, मैं सम्स का फॉर्मेट बता देती हूँ। अभी इतना तो समझ में आ गया, तो समझो कि ऊपर के दो हेड है, ये दोनों आपको एग्जाम में दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन कैसा आता है पता है, क्वेश्चन में मतलब सारी डिटेल दी रहेगी कि ये मिस्टर ए है, तो उन्होंने क्या किया, उनको इनकम मिली है, सैलरी इतनी मिली है और ग्रेजुएटी इतना मिला है, इतना 3-4 एडजस्टमेंट दे देंगे सैलरी से रिलेटेड। फिर उसके बाद अब वो कौन सा देगा किसी को नहीं पता है ना, वो कोई भी उठा के दे सकता है। देन उसके बाद जो एग्जामिनर है यहाँ सैलरी की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का दे देंगे कि उनके पास कोई घर है, उन्होंने लेट आउट किया है, एक में वो खुद रहते, तो कहाँ क्या कैलकुलेट करना है आपको पता रहना चाहिए। साथ में बता देगा कि उन्होंने कुछ पैसे लाइफ इंश्योरेंस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, वो हैंडीकैप है, हो सकता है बता दिया जाए। तो हैंडीकैप को क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। अगर आप इंश्योरेंस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ जब ओवरऑल ये जो 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ डिडक्शन की है, कुछ सैलरी से इनकम की, और कुछ क्या की गई है, हाउस प्रॉपर्टी से। तो आपको जो सैलरी से इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, आपको ये कॉलम में अगर आप बना रहे, ये रहा आपका क्वेश्चन कि कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम इन द बुक्स ऑफ डाल दो मिस्टर ए, वो हो गया। मिस्टर ए की बुक में आप क्या कर रहे हो, टोटल कंपटीशन कर रहे हो। अब उसके बाद उनका क्या आया है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उनकी जो सैलरी से इनकम आई है वो आप लिखते जा रहे हो कि हाँ बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, देन इंटरटेनमेंट अलाउंस उनको कितना मिला, और ओवरऑल आपने क्या कर दिया, यहाँ कैलकुलेट करके आपको मिल गया कि चलो 10,000, फिर 10,000 अभी इस पर टैक्स लगेगा, डिडक्शन यहाँ एग्जाम जो था आपने उसे माइनस कर दिया। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको जो इनकम मिली है, जैसे रेंट पे दिए थे तो उनको जो रेंट का अमाउंट मिला था कुछ 15,000 मिला था ओवरऑल, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया समझो, तो यहाँ वो 15,000 आ जाएगा। अब 10 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाता है 25। अब उसके बाद अगर समझो यही मिस्टर ए ने क्या किया है, कहीं इन्वेस्ट किया, कहाँ बताया था मैंने, इंश्योरेंस में, कुछ इंश्योरेंस प्लान में या स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जीवन बीमा, या तो आप समझो
हाँ, जीवन ज्योति बीमा कुछ भी समझ कर आप समझो, उन्होंने 15,000 इन्वेस्ट किया था, तो ये 25 में से 15 क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, और जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा वो आपका रहेगा 10,000। समझा? इस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा सम्स का। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि ये 45 मार्क्स का आपका सम्स आने वाला है, तो 5 हेड तो पढ़ ही सकती है, एक हेड को आप 10 मार्क्स का समझ के, और जो डिडक्शन है हमारे पास 80C, 80CCC, 80D, 80U, 80A हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा दूंगी आगे लेक्चर्स में। अभी के लिए बस इतना समझो कि डायरेक्ट टैक्स बहुत इजी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको ओवरऑल आप ये समझ जाओ कि आपका पूरा सिलेबस यही कवर हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों में। अगर आप उसको समझ कर पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जहाँ डाउट आएगा, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप क्या करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत हो एक्चुअली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।